अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया। और मेरी कहानी को शुरू से आखिर तक प्लीज़ ज़रूर सुनिए। ये कहानी एक रूह की है जो एक बंगले में कैद है। वो अपनी आखिरी इच्छा व अधूरे काम पूरे करने के लिए उस बंगले में मुक्त होना चाहती है, लेकिन एक अनोखी तांत्रिक शक्ति की वजह से वह रूह बंगले से आज़ाद नहीं हो पा रही है। अब वह रूह किसकी है, उसकी आखिरी इच्छा क्या है, ये उस बंगले से कैसे आज़ाद होगी, ये सब जानने के लिए मेरी कहानी सुने प्लीज़। अमन का एक सपना लेकर मुंबई आया था। तभी वह 24 साल का था। उसी मूवी डायरेक्टर बनना था। इसके लिए अमन ने विदेशी फिल्म अकेडमी से डिग्री भी हासिल की। उसके पिताजी का कपड़े और केमिकल का बिजनेस था। वह उससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए बेटे के हर एक सपने की कदर करते थे। पिताजी ने अपनी सहमति जताते हुए मुंबई भेजा था। अमन के लिए उन्होंने गोरेगांव में एक पुराना बंगला रेंट पर लिया था। वह अच्छी तरह जानते थे कि अमन जिस भी बात को मन में ठान ले उसे पूरा करके ही मानता है। अमन जब पहली बार मुंबई आया तब एक कैब वाले ने उस रेंट पर लिए हुए बंगले पर ड्रॉप किया। तभी पहली बार अमन ने उस बंगले का नाम और खासियत सुनी और वह सुनते ही ठहाके मारकर हंसने लगा। टैक्सी वाले ने कहा कि यहाँ के लोग इस बंगले को सतरंगी बंगला या भूत बंगले के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि कभी कभी रात के वक्त बंगले की खिड़कियों के हर एक कांच पर इंद्रधनुष की तरह 7 रंग चमकते दिखते हैं और एक सफ़ेद ड्रेस पहनी एक लड़की छत पर टहलती हुई दिखती है। अमन ने कैब वाले को दूसरे दिन 11 बजे आने के लिए कह दिया, एडवांस किराया भेज दिया। बाद में कैब वाले ने जो कुछ भी कहा उसे अनसुना करके उसने बंगले में प्रवेश किया। सभी सामान को सेट करने के बाद वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गया। अमन जब बाथरूम में आईने के सामने अपना चेहरा साफ कर रहा था तब उसे ऐसा लगा कि उसकी कान में धीरे से किसी ने कुछ कहा हो, पर उसने उस आवाज़ को तवज्जो नहीं दी। उसे लगा कि लंबी यात्रा करने से उसे ऐसे आभास हो रहे हैं। फ्रेश होकर उसने थर्मस में लाई हुई कॉफ़ी पी ली। हाउसकीपिंग वर्क एजेंसी कॉल को किया, क्योंकि उसे घर के काम के लिए नौकर चाहिए था। हाउसकीपिंग एजेंट बोला कि कोई भी स्थानिक व्यक्ति आपके बंगले में काम करने के लिए राज़ी नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि उस घर में लड़की की आत्मा रहती है। अमन बोला कि अगर स्थानिक लोगों में से कोई तैयार नहीं है तो फिर शहर के बाहर से बुलाओ, पर कुछ भी करके एक नौकर की व्यवस्था करो। इसके लिए एजेंट ने अमन से 2 दिनों का समय मांगा और फ़ोन रख दिया। रेल यात्रा से थके हुए अमन ने साथ लाए हुए सैंडविच खाए और सोफे पर ही लेट गया। लेकिन उसने नई जगह पर उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना छत पर थोड़ी देर टहलकर ताज़ी हवा का मज़ा लिया जाए। ऐसा सोचकर वह छत की तरफ निकल पड़ा। छत की तरफ जाते वक्त अमन को खुद के कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आहट साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अब अमन को महसूस होने लगा कि बंगले में वह अकेला नहीं है। वह बचपन से ही निडर और ईश्वर पर पक्की आस्था रखने वाला लड़का था, इसलिए वह आज तक कभी कोई काम अधूरा छोड़कर नहीं भागा था। इस बार भी उसने अपने मन को पक्का कर लिया और छत की ओर बढ़ता रहा। वहां पहुंचने के बाद उसने माता पिता को एक फ़ोन करके अपनी खुशहाली की खबर दी और छत पर खड़े रहकर आसपास की जगह देखने लगा। उस समय अमन को महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। कुछ देर टहलने के बाद अमन बेडरूम में जाकर निद्रासन में लीन हो गया। मध्य रात्रि के बाद नींद में ही उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। वह आवाज़ ठीक से उसके बेड के नज़दीक से ही आ रही थी, लेकिन नींद और थकावट की वजह से वह रज़ाई में ही दुबका रहा। दूसरे दिन सुबह कैब वाले ने उसे 10:30 बजे कॉल किया और कहा, सर, आपने मुझे 11 बजे पिक करने के लिए कहा था, क्या तैयार है? अमन ने घड़ी देखकर कहा, तुम आ जाओ, मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ। अमन वक्त का पाबंद था। उसे 12 बजे तक मुंबई में एक डायरेक्टर के पास पहुंचना था, इसलिए जल्दी जल्दी से तैयार होने में जुट गया। तैयार होते वक्त उसके दिमाग में कल शाम से ही हो रही सारी घटनाएं एक एक करके आ रही थी। ठीक 11 बजे कैब वाले से मिला। वह उसको आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहा था। कैब वाले ने अमन से पूछा, भी साहब जी, क्या आपको रात को ठीक से नींद आई? अमन बोला, बहुत बढ़िया नींद आई। डायरेक्टर से मिलने के बाद वह अमन की
पर्सनालिटी से काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसे अपना असिस्टेंट डायरेक्टर नियुक्त कर लिया। पहले ही दिन मिलने वाली सफलता से अमन काफ़ी खुश था। रात का खाना खाकर जब वो घर पहुंचा तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हुआ। जल्दबाजी में वह जैसा घर छोड़कर गया था वह वैसा नहीं था। घर बहुत ही साफ सुथरा था। बाथरूम में रखे हुए गंदे कपड़े भी किसी ने धोकर बालकनी में सुखाने के लिए रखे थे। चाय के बर्तन और कप भी धुले हुए थे और बहुत से काम जिसे अमन ऑफिस से जाने के बाद पूरा करने वाला था वह सब किसी ने पहले से पूरे कर दिए थे। ये सब देखकर उसे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। वह सोफे पर बैठकर सोचने लगा कि यहाँ जो कोई भी अमानवीय शक्ति है उसका बर्ताव शायद दोस्ताना है, जो उस शक्ति ने साबित भी कर दिया। इसके बारे में सोचते हुए अमन सोने चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। फिर भी वह आंखें बंद करके लेटा रहा। मध्य रात्रि के समय अमन को अचानक से बेडरूम में किसी के होने का एहसास हुआ और फिर वही रोने की आवाज़ आने लगी। वह बिस्तर में उसको उठ बैठा और अपने आसपास नज़र डाली और कहा, आप क्यों रो रही है? उसने हिम्मत करके पूछा और कहा, मुझे ये तो पता चला कि आप किसी को नुकसान पहुंचाने वालों में से नहीं हैं। कौन है आप? उस रोने की वजह में एकदम से ब्रेक लगा। फिर बोली, मैं एक पीड़ित आत्मा हूँ जिससे कोई हमदर्दी नहीं रखना चाहता और जो 20 सालों से इस बंगले में कैद है। जो भी इस बंगले में आता है एक रात से ज़्यादा टिक नहीं पाता। तुम पहले इंसान हो जो यहाँ टिके हो, वरना मेरी फरियाद बिना सुने ही इंसान भाग जाता है। अमन उसकी बात गौर से सुन रहा था। उस आत्मा की बात खत्म होने के बाद अमन बोला, आप मुझसे बात कर सकती हैं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक होगा। मेरा नाम अमन है। आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम छाया है। अमन बोला, तो छाया, तुम्हारी हालत के लिए कौन जिम्मेदार है और तुम इस घर में कैसे कैद हो गई? आत्मा तो कहीं भी आ जा सकती है। उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो अमन, पर मेरी ये हालत के लिए जिम्मेदार कोई नहीं, मेरा पति है और उसने मुझे इस घर में हमेशा के लिए कैद कर दिया है, क्योंकि मरते वक्त मैंने भगवान को साक्षी मानकर ये कसम खाई थी कि मैं मरने के बाद भी उससे बदला लेकर रहूंगी। अमन ने कहा, ये सब कैसे हुआ? फिर छाया ने अपनी कहानी बताई। वो बोली, इस बंगले का मालिक एक फिल्म प्रोड्यूसर था। मेरी और उसकी मुलाकात एक नेता की बर्थडे पार्टी में हुई थी और धीरे धीरे उसने मुझे अपने प्यार के माया जाल में फंसाने के लिए मुझसे शादी कर ली। उसके प्यार में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। बोली, उसने मुझे जहर देकर तड़पा तड़पा के मारा। फिर एक बंगाली तांत्रिक की मदद से मेरी लाश इसी बंगले के गार्डन में कहीं दफना दी और मेरी लाश को 7 रंगों की पट्टियों के जादू से बांध दिया और मैं इस बंगले में कैद हो गई। मैं जब भी यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ वो 7 रंगों का जादू मुझे रोक लेता है। मुझे मेरी लाश ढूंढने की सारी पट्टियाँ निकाल के जलानी होगी, फिर मैं यहाँ से बाहर निकल के अपना बदला पूरा कर सकूंगी और मुझे शक्ति मिलेगी। अमन बोला, ठीक है छाया, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। वो बोली कि तुम ये काम चुपके से करो, मेरे पति के यहाँ बहुत से खबरी और दोस्त हैं। अमन ने कहा, ज़रूर। उसके बाद अमन सो गया। वो साया भी खामोश हो गया। सुबह जब अमन उठा तब उसके बंगले में गर्म कॉफ़ी का मग था और अमन ने जान गया कि यह कॉफ़ी किसने बनाई है। अमन ने कॉफ़ी पीने के बाद सबके काम नित्यक्रम निपटा लिए और गार्डन में टहलने लगा। वो ये सोचते हुए गौर से निरीक्षण कर रहा था कि तांत्रिक और बंगले के मालिक ने छाया की लाश कहाँ छुपाई होगी। उसने पूरे गार्डन का 2 बार चक्कर लगाया और कोई अलग या निशान वाली जगह उसकी नज़र में नहीं आई। बाद में वह नहाने चला गया। नहाने के बाद उसके लिए टेबल पर नाश्ता भी तैयार था। उसने कहा, थैंक यू छाया। छाया बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इन सब में 3 दिन गुजर गए पर उसे वह जगह नहीं मिल रही थी। 4 दिन थे कि जब सुबह अमन गार्डन में टहल रहा था। उसका ध्यान एक जगह ने आकर्षित कर लिया जो कि ठीक बंगले के पीछे थी। पूरे गार्डन के फूल मुरझाते थे मगर उसके फूल वैसे के वैसे ही थे। उसने उस जगह पर जाके ठीक से देखा तो वह फूल किसी अलग ही जाति के थे, मुरझाते नहीं थे और वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी काले रंग की थी। वह समझ गया कि छाया की लाश यही है। वह खुश होकर सारे नित्य काम निपटा के ऑफिस चला गया और आते वक्त बागबानी के लिए कुछ प्लांट्स और खुदाई का सामान लेकर आया। रात को 1:30 बजे
उसने छाया को आवाज़ दी और कहा कि तुम्हारी कैद आज खत्म होगी। छाया ने पूछा, कहाँ है वह जगह? अमन बोला, बंगले के ठीक पीछे है। अमन खुदाई का सामान लेकर बाहर निकला। किस्मत से पड़ोसी बंगले वाले लोग किसी अवार्ड फंक्शन में गए थे, इसलिए खुदाई में दिक्कत नहीं हुई। खुदाई करते करते उसे छाया की लाश दिखी, जो 7 रंगों की पट्टी में लिपटी थी। जब अमन सब पट्टियां चाकू से काट के अलग कर रहा था, तो उसे ये देख के ताज्जुब हुआ कि छाया की लाश अभी तक वैसी की वैसी थी। अमन ने समय बर्बाद नहीं किया और एक स्टील बॉक्स में सभी पट्टियां डाल के जला दी। पट्टियां जैसे जैसे जल रही थी, लाश वैसे वैसे गल रही थी। पट्टियां पूरी तरह नष्ट होने के बाद उसने लाश की तरफ देखा तो लाश भी राख बन के उड़ चुकी थी। उसी जगह अमन ने और फूलों के प्लांट्स लगा दिए और घर के अंदर चला गया। उसने छाया को आवाज़ दी, पर उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। फिर वह सो गया और सुबह जब आँख खुली तब उसने टेबल की तरफ देखा तो टेबल पर चाय का कप नहीं था। फिर रोज़ की तरह वो ऑफिस चला गया और शाम को जब वो घर वापस आया तब मेज़ पर गर्म कॉफ़ी का मग उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान आई और उसने खुशी से छाया को आवाज़ लगाई। इस बार छाया उसके असली रूप में सामने आई और अमन को धन्यवाद किया और कहा कि उसका बदला पूरा किया। आज पूर्णिमा की रात उसे मुक्ति मिलेगी। फिर अमन ने ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और छाया 7 रंगों के जादू से हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। और अमन के कान में उसने आखिरी शब्द कहे, ईश्वर तुम्हारे सपने पूरे करेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।